नंबर्स की बात करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं बहुत सारे, तो उस पर इंपॉर्टेंट हो जाता है चर्चा करना। तो एक एक करके हम लोग रिजल्ट्स लेके आते हैं, हमारी टीम एक बार प्ले करेगी तो हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं और कैसे रिएक्ट करना है, यहाँ पे किस तरीके से आपको आगे की रणनीति बनानी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन्फोसिस के नतीजे आए हैं यहाँ पर। तो अगर आप इन्फोसिस के नतीजे देखें यहाँ पर, तो आप ये देखिए प्रॉफिट में जो है 9% की बढ़ोतरी साल दर साल के हिसाब से हुई है। रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर 8% की तेज़ी देखने को मिली है। एबिट की बात करें, क्योंकि देखिए आईटी कंपनी में एबिटा नहीं एबिट होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, 2.7% यहाँ पर है। रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी में हल्की सी बढ़त, स्लाइटली सी, और डील वन जो है 3.8 बिलियन डॉलर हुई है। अरुण सर, मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि कंपनी की तरफ से जो गाइडेंस आई है सर, कांस्टेंट करेंसी को लेके जो गाइडेंस है वो पहले थी इन्होंने 0 से लेके 3% के आसपास दी थी, फिर उसको चेंज कर दिया, 1 से लेके 3% के आसपास कर दिया। आप, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में इसका इम्पैक्ट दिखा है, डील को लेके साफ तौर पर असर दिखा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट अपर रेंज पे था। अपर रेंज का गाइडेंस अगर बढ़ता था तो लोअर रेंज तो जरूर बढ़ा है, अपर रेंज बढ़ता तो शायद ज्यादा स्टॉक आपको थोड़ा ऊपर पॉजिटिव नजर आता था। वैसे अगर आप देखें आज का भी अगर आप रुझान देखते हैं तो 1% नीचे है। तो दो तरीके की राय रहेगी, एक तो जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है वो 1545 इसका स्टॉप लॉस लगाए, 1545 इसका लगभग 4 हफ्तों के लोस के नीचे स्टॉक फिसल जाएगा। तो 1545 शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस है, ऑलमोस्ट 10 रुपए दूर है। और जहां तक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की बात है, एक बार मुझे लग रहा है हो सकता है स्टॉक आपको 1500 से 1510 तक आता हुआ नजर आए, तो वहां तक आएगा तो वो एक लेवल अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन इंफोसिस को करने के लिए। और रुझान रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, पर एक पोजिशनिंग की वजह से स्टॉक में गिरावट आ सकती है। तो 1545 शॉर्ट टर्म जिन्होंने ट्रेड लिया है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन अगर करना है तो 1500 से 1510 के आसपास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो करीब करीब यहाँ पर क्वार्टर बेसिस पे ये देखिए 22% का जंप देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में करीब 8.2% की बढ़त बनती हुई दिख रही है। एबिट की बात करें 4%। मार्जिन जो है यहाँ पर आप स्लाइटली सा यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ मार्जिन में देखने को मिला है यहाँ पर। सर आपके हिसाब से, क्योंकि आज तो देखिए स्टॉक यहाँ पर हल्दर जी करीब करीब 9% के आसपास टूटा हुआ है, बुरा हाल हो रखा है। स्टॉक 162 रुपये करीब करीब नीचे है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से 200% के डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। आप इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं? क्या आईटी का भी जो वर्स्ट है वो स्थिति वैसी बनी रहेगी अभी, जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर क्लैरिटी नहीं आती जब तक? देखिए हर्ष जी, मुझे लगता है कि इंटर आईटी थोड़ा बहुत और कुछ दिन, मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, ठीक है सर बहुत आराम से बात कीजिए, आप ल्यूकवार्म वाटर लेके बात कीजिए आप आराम से। देखिए मुझे लगता है कि इंटर आईटी अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर में रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा है। टीसीएस का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इंटर आईटी आज तो बहुत ही नीचे है। आप देखेंगे आईटी इंडेक्स अभी 36,235 240 के आसपास चल रहा है, सबसे गिरने वाला इंडेक्स। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से जो लास्ट टाइम का एक बार सपोर्ट लिया था 31,500 32,000 के अराउंड, वहाँ पे जाने का पोटेंशियल है। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक मौका है। यही मौका पे आपको टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड कोफोर्स, देखिए कोफोर्स मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं है। जिस तरीके से आज नीचे आया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट और भी नीचे आना पॉसिबल है। 1620 के आसपास रीटेस्ट हो सकता है एक बार। लेकिन जिनके पास आईटी में स्टॉक्स नहीं है, या तो बाकी आप सोच रहे थे कि एक बार आप एवरेज करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको एवरेज भी करना चाहिए। इस जोन पे नहीं, और थोड़ा मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट टाइम में मुझे लगता है कि पेन कंटिन्यू होने वाला है। लॉन्ग टाइम में लाइक आज से 7-8 महीना बाद मैं तो देखता हूँ कि यही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका। क्योंकि माई इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, क्योंकि आप तभी इन्वेस्ट कीजिए कोई सेक्टर में जब वो सेक्टर नहीं चल रहा है। तो आईटी नो डाउट ऐसा तो नहीं होने वाला टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस जैसे कंपनी खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि नहीं अभी डील नहीं हो रहा है, क्या एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ रहा है, इसकी वजह से ये सारे कंपनी खराब नहीं हो गया। मुझे लगता है कि आपको ये जो नीचे आ रहा है, इस नीचे पे ऑल स्टॉक्स एक लेवल ढूंढना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको बाय ऑन डीप करके जाना है। ये तो अभी अच्छा है जिनका पास पोजीशन नहीं है उनके लिए। बाकी जिनके पास पोजीशन है, आप एक बार नीचे एक्यूमुलेशन कीजिए। डिफेंस चला, रेलवे चला, हमने देखा थोड़ा बहुत पीएसयू भी चला था, लेकिन आईटी उतना रैली नहीं हुआ। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे 46,000 जो निफ्टी आईटी है जी,
निफ्टी आईटी 46,500 46,000 से ऑलमोस्ट 30% नीचे आया था, वहां से रिकवरी करते करते अभी भी टॉप से नियर अबाउट 16% 15% तो नीचे है। सो जब ये आईटी सेक्टर रैली होगा ना, उस टाइम पे 15% भी कवर होने वाला है, उसके बाद और भी ऊपर जाने वाला है। सो फिलहाल नेक्स्ट 1 1.5 महीना 2 महीना हो सकते कि और भी पेन आपको दिखे। सो फंड रेडी रखिए, कैश में बैठिए, अच्छा स्टॉक राइट वैल्यूएशन के साथ बाय करने का सलाह रहेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल टाटा मोटर्स पे भी आ रहे हैं। वीजी पैंथर गेमिंग के नाम से जो व्यूअर्स हैं उनका सवाल है। और सर टाटा मोटर्स पे मैं आने भी वाला था, क्योंकि यहाँ पर एफटीए को लेकर जो यूके के साथ डील हुई है, प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं इस समय। आपके हिसाब से अरुण सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से जगुआर लैंड रोवर के एक्सपोर्ट के लिए एक बूस्टर डोज का तौर पे काम कर सकती है, बट जो यहाँ पे टैरिफ है उसको स्लैश किए जा सकते हैं, तमाम तरह की खबरें हैं। और इसका इस जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पे 2% की तेज़ी यहाँ पे टाटा मोटर्स के तौर पे देखने को मिल रही है। और आज ऑटो पैक में भी एक अच्छी तेज़ी बन रही है। सर क्या करना चाहिए अरुण सर टाटा मोटर्स के लिए? क्या बने रहना चाहिए? क्या आपकी मिड टर्म के हिसाब से सलाह रहेगी कि भाई इतने टाइम तक इतने लेवल तो देखने को मिल ही सकते हैं? देखिए, कल ही शाम में 688 690 के पास हमने एक एज अ नोट शेयर किया था, कोई रिकमेंडेशन नहीं थी कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। उसका मेजर पॉजिटिव ट्रिगर यूके इंडिया की जो डील एक्सपेक्टेड है कि आज होगी, जो कि फ्री ट्रेड डील होनी है, वो फुटवेयर स्टॉक्स, इवन ऑटो स्टॉक जिनका एक्सपोजर यूके में ज्यादा है, जैसे जेएलआर का काफी ज्यादा है, इसलिए उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। टेक्निकली 700 के कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है, वो थोड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से स्टॉक मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 720 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस क्लियर मेंशन करना है 680 680 का स्टॉप लॉस लगाना है, अगर किसी ने बाई कर रखा है या किसी की ऑलरेडी होल्डिंग है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। 680 जब तक होल्ड कर रहा है बने रहे। 735 740 यहाँ तक के पोजिशनल टारगेट रहेंगे। एक ही चीज याद रखनी है, ये न्यूज सभी को पता है कि ट्रेड डील होनी है, तो हो सकता है ट्रेड डील के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है नीचे में। तो 680 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक है, ठीक है। प्रदीप सर कहाँ ब्रेकआउट आया है? देखिए, जोमेटो करंट जोन से बाई करके चलना है आपको। 310 311 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पहला टारगेट 317 और सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 330 होना चाहिए। 7 से 8 दिन का एक बार प्लान कीजिए और स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप यहाँ पे 296 का स्टॉप लॉस रहेगा। 335 कमिंग सून। 7 से 8 दिन का प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोमेटो को लेकर और हमने नतीजे देखे, नतीजों के दम पर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर हल्दर जी का साफ तौर पे कहना है कि 307 का भी लेवल है, यहाँ पर इस लेवल्स पे आप खरीदारी यहाँ पे की जा सकती है। 317 से लेकर 330 के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और 296 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, बार बार हम लोग कहते हैं आपकी सुरक्षा सेफ्टी स्टॉक के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रतन इंडिया पावर की। रतन इंडिया पावर के भी नतीजे आए यहाँ पर, और बहुत सारे जो यहाँ पे रिटेल निवेशक हैं वो रतन इंडिया पावर को चेस करते हैं। तो इनके नतीजे भी, ताकि व्यूअर्स को क्लैरिटी मिल सके, फंडामेंटली भी समझ सके कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर आप देखिए नेट लॉस जो है कंपनी का, वो कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, यहाँ पर करीब 114% के आसपास यहाँ पर। इसके अलावा आप रेवेन्यू के मोर्चे पे देखें तो दबाव देखने को मिला है। और एबिटा जो है उस पर क्लैरिटी हम लोगों को अभी थोड़ा डाटा और हम लोग कलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन नेट लॉस जो है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कम हुआ है यहाँ पर। रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो यहाँ पर दबाव देखने को मिला, डाउन हुआ है रेवेन्यू भी। सर आपके हिसाब से रतन इंडिया में क्या करना चाहिए अरुण सर? देखिए, रतन इंडिया रतन पावर दोनों में ही कोई राय नहीं है। इस पे हमने इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि रिटेल का काफी पार्टिसिपेशन है और यूजुअली ये रिकमेंड करते भी नहीं है, और ज्यादा फंसने के चांस भी मुझे लग रहा है छोटे स्टॉक्स में हो सकता है। अभी फिलहाल ये स्टॉक 5% डाउन है। टेक्निकली एक सपोर्ट जरूर दे सकता हूँ। 12.5 रुपए के आसपास सपोर्ट है, तो अगर किसी ने ले रखा है तो 12.5 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो एक और जो स्टॉक है जहाँ पे रिटेल बजाज के नाम से काफ़ी ज़्यादा फोकस रिटेल का पार्टिसिपेशन रहता है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे थे, उसके भी नतीजे आए यहाँ पर। और उसके नतीजों को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 21% का यहाँ पर एक जंप देखने को मिला है। यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से बात करें, रेवेन्यू के मोर्चे पर 18% बढ़त बनते हुए देखिए। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 33% की तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर। और AUM जो है वो भी यहाँ पर करीब 24% बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव आई है कंपनी की तरफ से। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है वो दबाव साफ तौर पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, और शायद इसी का असर है कि 1% जो है यहाँ पे स्टॉक जो है गिरा हुआ है।
अब प्रदीप हल्दर जी, आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये स्टॉक आया था और आईपीओ के बाद ज़बरदस्त इसमें क्रेज़ देखने को मिला, 52 वीक हाई 188 रुपये प्रति शेयर के भाव पे भी पहुँच के दिखा वहाँ पर 188 तक, और फिर ये अब देखिए 121 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कि आपकी क्या सलाह रहेगी अगर जो निवेशक शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं पॉजिटिव हूँ, बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है, अभी भी बेस बिल्ड हुआ नहीं और आईपीओ हाई जो जिस दिन था उस दिन के बाद लगातार नीचे आ रहा है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, मैं अब तो अभी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। जिनके पास है मैं बोलूंगा एक बार आप 110 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करना, क्योंकि स्टॉक अभी भी नहीं चला है और इनफैक्ट कोई भी एक मेजर जो सपोर्ट है वो बिल्ड नहीं हुआ है इसमें। नाम ठीक है, नाम के आगे जो तो बजाज है, लेकिन अभी उतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी सेम हुआ है, पेटीएम के साथ भी सेम हुआ है, स्विगी के साथ भी सेम हुआ है, जोमेटो के साथ भी सेम हुआ था, नायका के साथ भी सेम हुआ था। सो द थिंग इज कि आपको देखना पड़ेगा कि कब आप कोई भी स्टॉक बाय करेंगे। सो 120 115 मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यूएशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कब चलेगा ये पता नहीं है। हो सकता है कि और भी 6 महीना 1 साल लग जाए। सो बेटर होगा 110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अभी तो नहीं लेना है। स्टॉक्स में मैं पॉजिटिव होगा 145 के ऊपर। अगर 145 के ऊपर सस्टेन होता है उस केस में मैं बाय करूंगा, क्योंकि उस केस में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला और ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना। ठीक है सर, तो आपका जो लेवल है, क्रूशियल लेवल 145 रुपये, अगर 145 का भाव यहाँ पर निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पे आगे बढ़त बनती हुई दिख सकती है। और इसी बीच हमारे व्यूअर्स के, बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं, तो एक दो सवाल भी हम लोग ले लेते हैं। आर.एस. मलिक जी का सवाल है एरॉन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो एरॉन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज तो एकदम बम्पर तेज़ी देखने को मिल रही है, 9% यहाँ पे स्टॉक जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर करीब करीब 36 रुपये की तेज़ी है स्टॉक के अंदर। आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि 460 मार्केट कैप जो है काफ़ी छोटा है, 460 करोड़ की कंपनी के आसपास है। यहाँ पर एलिवेटर की मैन्युफैक्चरिंग और पार्ट्स से जुड़ी कंपनी है, क्या करना चाहिए? अगेन हर्ष जी, स्टॉक वैसे ट्रैकिंग में आता नहीं है, पर टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज भी 11% ऊपर है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई नया स्टॉक ने लगाया है, तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा लग रहा है। टेक्निकल्स के हिसाब से 420 425 का इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है, तो 425 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में भरे रहना चाहिए। ऊपर में 478 485 ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपको टारगेट जो है सर ने बताए वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी नतीजा है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और परसिस्टेंट सिस्टम के अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो 396 करोड़ से बढ़कर ये 425 करोड़ के आसपास आया है। 7.4% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली है। रेवेन्यू के मोर्चे पर आप देखें तो 2.8% की तेज़ी, कहें कि ग्रोथ जो है वो यहाँ बनती हुई दिखी है। इसके अलावा एबिटा की बात करें यहाँ पर आप, तो एबिट की बात करें तो 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ बनी है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में एक स्लाइटली सा, बहुत मामूली सा, एक हल्का सा डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिला है। प्रदीप सर, आज ये देखिए परसिस्टेंट सिस्टम भी जो एक टाइम पे हम सब जानते हैं स्टॉक ने एकदम बम्पर रैली निवेशकों को खूब पैसा बना के दिया है, यहाँ पर आज आईटी पैक में ये भी जो है वो बुरी हालत में है। आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन यहाँ पे आया है, ये सेलिंग और थोड़ा कंटिन्यू पॉसिबल है। यहाँ पे 4750 4700 मुझे लगता है कि कमिंग सून है, तो उससे पहले तो स्टॉक रुकने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करेंगे तो अच्छा है। बाकी जिनके पास है अभी भी, तो 4700 तक आने के लिए रेडी हो रहा है, तो एक बार मेंटली प्रिपरेशन रखिए। लेकिन सपोर्ट है ऑलमोस्ट, देखिए उससे भी नीचे 4500 के आसपास है, तो क्योंकि 4700 में 4800 में आप स्टॉप लॉस यूज भी करते हो तो ट्रिगर होने का चांसेस बहुत हाई है। आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, 4500 के आसपास स्टॉप लॉस, लेकिन 4700 4750 कमिंग सुन है। पॉसिबल है कि वहां से भी एक बार घूम जाए स्टॉक, लेकिन एक मेंटल प्रिपरेशन आप रखिए, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक नीचे आ रहा है, एक अच्छा जो लेवल था 5250 का, उसके नीचे सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 4750 4700 कमिंग सुन। फ्रेश बाई का सलाह अभी नहीं रहेगा, थोड़ा और डीप मिलता है तो उस केस में अभी करना है बाई, लेकिन अभी तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए अरुण सर को जाना है थोड़ा सा। अरुण सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हम लोग उम्मीद करेंगे आगे भी अपना कीमती समय आप हमारे साथ देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू हर्षी। हर्षी, एक स्टॉक मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज क्योंकि सर। पूरे स्टॉक में मैंने एक स्टॉक भी सजेस्ट नहीं किया है। जी जी तो अगर किसी को लेना है, अगर एक हफ्ते 10 दिन का व्यू रखते जी। हैं, तो आरसीएफ में बाई करने की सलाह है। 157 के आसपास स्टॉक चल रहा है। इनफैक्ट इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के पहले संकेत दिए हैं, तो किसी को शॉर्ट टर्म अगर लेना है तो 153 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, और 169 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक है अगर कोई कैश में लेना चाहता है, क्योंकि ये स्टॉक मोमेंटम काफी अच्छा देता है, तो इसको लेके चल सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पर अभी जो है 157 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 167 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे प्रदीप सर से मेरा सवाल जो है एक और नतीजों पर था, वो था यहाँ पर टाटा कंज्यूमर के नतीजों के ऊपर, और फिर हम लोग यहाँ पे जो पूरा अपना एक चंक है उसको अलग से हम लोग अपलोड करेंगे यहाँ पर कि नतीजों के बाद क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, देखिए टाटा कंज्यूमर के नतीजे, नेट प्रॉफिट जो है वो 15.1% के आसपास बढ़त बनती हुई दिखी है। रेवेन्यू की बात करें 9.8% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। एबिट की बात करें 9% है यहाँ पर, और मार्जिन्स पे साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही जो दबाव देखने को मिल रहा है ये है कॉफ़ी की वजह से। कॉफ़ी में जो है जिस तरीके से प्राइजेस अप्रिशिएट हुए उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मार्जिन पे आता हुआ दिखा है, और आगे के लिए गाइडेंस को भी लेके बहुत कंजर्वेटिव स्थिति देखने को मिली है टाटा कंज्यूमर्स की तरफ से यहाँ पर। आपके हिसाब से सर टाटा कंज्यूमर में क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी, और जो व्यूअर्स टाटा पैक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं यहाँ पर, किस नज़रिए से उसको टाटा कंज्यूमर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए हर्ष जी, मुझे लगता है कि अभी 1076 के आसपास चल रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1005, 1005 के आसपास। 1005 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि अच्छा एक जोन अभी भी चल रहा है, ज़्यादा डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर किसी को बाय करना है, आप करेंट जोन से 1005 का एक स्टॉप लॉस के साथ विद ए टारगेट ऑफ 1250 और 1300, नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू बना सकते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा था कि एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट सितंबर 5 2022 पे, उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक ने एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1250 के आसपास, नीचे आया, फिर से बेस बना के ऊपर गया था। सो अभी ज़्यादा डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे फ्रेश बाय हो सकता है एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 से 8 महीने का एक बार व्यू रखना पड़ेगा। बाकी ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत लंबा व्यू आपको रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा है फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों ही, और रेवेन्यू भी पहले से बहुत इंक्रीज हुआ है। मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको एक बार वेट करके जाना है। अच्छा सर, ठीक है, आपने इस पर क्लैरिटी दी। एक सवाल हमारे व्यूअर का बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे हालांकि हम लोगों ने ले लिया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो आपने बताया यहाँ पे कि 145 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही फिर उसमें खरीदारी करनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या अभी ये जो लेवल्स हैं खरीदारी के लेवल्स रहेंगे या फिर नहीं, अभी दूरी बना के रखनी चाहिए यहाँ पर? और लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से कोई खरीदारी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो सर ट्रेंड फॉलो करता हूँ, तो एज पर द ट्रेंड अभी भी ऐसा यहाँ पे कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट या तो कोई पैटर्न बिल्ड नहीं हुआ है। फंडामेंटली इसमें वैल्यू है। बाकी अभी मुझे लगता है कि जो रैली नहीं हो रहा है ना, अभी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने जो भी स्टॉक्स में बताया, क्योंकि जब आप प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हो तभी आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। सो अभी 121 के आसपास चल रहा है, और इंटर द ईयर्स 7 महीना हो चुका है, 7-8 महीना, तो अभी भी नहीं चला। हो सकता है कि नेक्स्ट 7 to 8 मंथ भी नहीं चलेगा। लोगों का ऐसा एक व्यू है कि स्टॉक अभी लेते कि कल से चलना, अभी से चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ऐसा एक व्यू है। सो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी अभी नहीं लेना चाहिए। 110 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 110 के नीचे अगर जाता है उस केस में आपको नहीं रहना है स्टॉक्स में, चाहे नाम के आगे बजाज क्यों ना हो। और 145 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, इस केस में मैं बाय करना पसंद करूंगा, फिलहाल तो अभी नहीं। डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छी तेज़ी आज स्टॉक में देखने को मिली। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 1.8% के आसपास यहाँ पे जो है Y-on-Y बेसिस पे साल दर साल के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के मोर्चे पे 11.4% की यहाँ पर बढ़त है। इसके अलावा एबिटा की बात करें तो मामूली से स्लाइटली 2% की है। मार्जिन जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली नीचे स्लगिश के तौर पे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। हल्दर सर, आपके हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज पे क्या नज़रिया रहेगा? और इनका जो है क्योंकि टैरिफ को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं हुई है, और यहाँ पर जो है इनका जो मैं रिजल्ट्स पढ़ रहा था तो उसमें नॉर्थ अमेरिका के तौर पे साफ तौर पे इम्पैक्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिला बिजनेस का। डॉक्टर रेड्डीज के लिए क्या सलाह रहेगी अभी आपके हिसाब से? क्या जब तक इस पर क्लैरिटी नहीं मिलती ट्रेड डील के ऊपर तब तक थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए?
देखिए एक अभी भी एक बियरिश पैटर्न है डेली कैंडल पे, वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है और ना ही कोई ब्रेकआउट आने जैसा सिचुएशन हुआ है। सो मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। 1300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 1 वीक, उसके बाद यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, तो उससे पहले नहीं। बाकी एक बेस है रिसेंटली, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू पॉइंट से है, सो एक बार 1240 1240 एक स्टॉप लॉस के साथ आपको वेट करना चाहिए। बाकी फ्रेश अभी करेंट जोन से मुझे कुछ नहीं करना। 1300 के ऊपर अगर जाता है तो उस केस में मैं बाय करूंगा, लेकिन अभी नहीं।